ओके जी, तो वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप सो यू पीपल विल बी इन वेरी गुड हेल्थ। तो आज हम डिस्कस करेंगे 10th क्लास का मॉडल पेपर, फेडरल बोर्ड 10th क्लास का मॉडल पेपर हम डिस्कस करेंगे और उसको कंप्लीटली सॉल्व करेंगे इंक्लूडिंग सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव बोथ। इससे पहले हमने 9th फेडरल बोर्ड का सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव जो है वो सॉल्व किया था, फिर फर्स्ट ईयर का सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव सॉल्व किया था और इंशाल्लाह नेक्स्ट हम सेकंड ईयर का जो मॉडल पेपर है सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव बोथ पोर्शन विल बी सॉल्व्ड हियर। ओके, तो आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब द चैनल। ठीक है, तो वीडियो देखते हुए सब्सक्राइब कर दें चैनल को और बेल आइकन भी दबा दें ताकि आपको नोटिफिकेशन भी मिलता रहे हर वीडियो का। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम आगाज करते हैं कि इसका थोड़ा सा फॉर्मेट मुख्तलिफ होता है 9th और फर्स्ट ईयर के पेपर से। शीट नंबर का यहाँ से ही आपको पता चल जाएगा कि पैटर्न थोड़ा सा इसका जो है वो पुराना पैटर्न है। ठीक है, जैसे कि आपका पहले होता था फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर का जो पहली दफ़ा है वो चेंज किया गया है इस बार। तो सबसे पहले इंग्लिश कंपलसरी के लिए आपको ऑब्जेक्टिव के लिए 15 ऑब्जेक्टिव होंगे आपके पास, जिसके लिए आपको टाइम मिलेगा 20 मिनट का। वही है, पेंसिल यूज नहीं करनी, डबल टिक नहीं करना, डिलीट नहीं करना, लिखकर अरेज नहीं करने की कोशिश करनी, ओवरराइट नहीं करना। ठीक है, तो सबसे पहला एमसीक्यूज है, फिल इन द रेलिवेंट बबल फॉर ईच पार्ट कैरीज 1 मार्क। हर पार्ट का एक नंबर है और आपने बबल को फिल करना है। बबल फिल करते हुए बबल से बाहर भी आपका पेन नहीं जाना चाहिए और ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि बबल वाइट छूट जाए, क्योंकि ये OM मार्क जो है ये कंप्यूटराइज चेक होती है, तो देन देयर विल बी प्रॉब्लम फॉर यू पीपल। तो सबसे पहले है जी, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस पोजेसेस द एडवर्ब ऑफ प्लेस। एडवर्ब ऑफ प्लेस क्या होता है जिसमें यहां वहां का लिखा हो, जैसे कि आई रैन अपस्टेयर्स टू माई रूम, मुझे यही लग रहा है। डू यू यूजुअली प्ले फुटबॉल, इसमें भी नहीं है। द हॉर्स गैलॉप्ड वाइडली, ये भी नहीं है। द गर्ल्स रीड द बुक साइलेंटली, ये भी नहीं है। तो फर्स्ट ऑप्शन विल बी राइट ऑप्शन। फर्स्ट ऑप्शन राइट ऑप्शन क्यों होगा? मैं बबल फिल नहीं कर रहा, ये अपस्टेयर जो है ये बता रहा है कि किस तरफ को मैं गया, किस जगह पर मैं गया। ही फिनिश द डिश ऑफ आइसक्रीम वेरी क्विकली, व्हाट इज द एडजेक्टिव फ्रेज? तो एडजेक्टिव फ्रेज इसमें होगी ही फिनिश्ड, नो ये तो वर्ब हो गया। वेरी क्विकली ये एडवर्ब हो गया। ऑफ आइसक्रीम ये मुझे लग रहा है द डिश ऑफ आइसक्रीम। फ्रेज सिर्फ बतानी है तो ऑफ आइसक्रीम होगा, द डिश नाउन साथ में हो जाएगा, तो ये वाला आपके पास जो है एडवर्ब फ्रेज हो जाएगा। ठीक है, ही फिनिश द डिश ऑफ आइसक्रीम, ऑफ आइसक्रीम जो आपके पास। उसके बाद है द स्टूडेंट नीड टू सबमिट एंड टू कंप्लीट द एप्लीकेशन फॉर एडमिशन, चूज द वर्ड विद करेक्ट स्पेलिंग्स टू फिल इन द ब्लैंक। तो एफिडेविट गलत, पहले दूसरे भी गलत और तीसरे मुझे ठीक लग रहे हैं। एफिडेविट जी बिल्कुल, तीसरे वाले जो हैं वो आपके पास करेक्ट स्पेलिंग है। एफिडेविट एफिडेविट, मेरा ख्याल तीसरा चौथा वैसे भी सेम ही दिया हुआ है यहाँ पर, तो तीसरा जो ऑप्शन है ये आपका करेक्ट ऑप्शन है। उसके बाद फेक डायमंड रिंग्स आर क्वाइट अफोर्डेबल, which one of the following contain the best synonyms for the underlined word in the sentences? फेक का मतलब होता है प्रोस्थेटिक, कॉपी। ठीक है, फेक वो वाला फेक नहीं है जो लॉयल वगैरह में आता है या ओरिजिनल ना हो, ट्रस्टवर्दी ना हो, नहीं। ओरिजिनल फेक ये तो ऑपोजिट है, लॉयल ये भी ऑपोजिट है, ट्रस्टवर्दी ये भी ऑपोजिट है। तो इमिटेशन जो है ये एक ऑप्शन बचता है पीछे जो करेक्ट है। At the end of the speech, the whole assembly gave the speakers a standard ovation. ये तो सीधा सीधा ही था ना, स्टैंडिंग ओवेशन मिली, यानी खड़े होकर तालियां मारी। If you can the cost of travel, there is of course no substitute for visiting the country visit. If you can afford, if you can spend भी नहीं होगा, if you can calculate भी नहीं होगा, spend भी नहीं होगा, तो afford is more suitable option। ठीक हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास नफीसा इज, थोड़ा सा इसको मैं जूम कर लूं जी। नफीसा इज अफ्रेड स्पाइडर चूज अ सूटेबल, नफीसा इज अफ्रेड ऑफ स्पाइडर।
तो डी ऑप्शन ठीक हो जाएगा हमारे पास। आइडेंटिफाई द सिंपल सेंटेंस फ्रॉम द सेंटेंसेस गिवन बिलो। बिकॉज आ गया तो सिंपल नहीं रहा, ये कंपाउंड हो गया, कॉम्प्लेक्स हो गया। दोज क्लाउड प्रोमिसेस रेन, ये भी नहीं होगा। द लार्जेस्ट मैमल इज फाउंड इन द सी, ये तो पक्का होगा। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास है द टीचर सेट सम होमवर्क एट द एंड ऑफ द लेसन। ठीक है, एट द एंड ऑफ द लेसन, एंड पे टीचर ने कोई होमवर्क सेट किया हुआ है। आई प्लेड द गिटार बट माई ब्रदर प्लेड हिज पियानो। ब्रदर है तो उसके लिए हिज उसका जो होता है पोजेशन होती है। जस्ट बिफोर ही गॉट देयर अ ट्री ब्रांच क्रैश डाउन ऑन द कार। ठीक हो गया, गॉट सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है तो यहां पर फिर हम सेकंड फॉर्म को ही चूज करेंगे, पास्ट फॉर्म को, क्रैश डाउन। A lie has no legs. Which poetic device is used in the sentence? Personification is a more suitable. Like की टांगे नहीं होती, ऊंट की टांगे नहीं होती, तो personification is the best option. It was raining. I still walked to school. Choose suitable transitional device from the following. Consequently, accordingly, although. Although is the best option. Although it was raining, I still walked to the school. Next है I my mobile phone since 2009, fill in the blank with correct form of verb. I have had, I have my mobile phone, no, I am having, I have had। ठीक है, have had यानी कि ये बहुत अरसे से रख चुका था। ठीक है, बहुत अरसे से रखा हुआ था। Life is but a walking shadow is an example of personification. I hope so metaphor is a best option for it. Life is a but a walking shadow. Life को directly walking shadow कहा जाता है। ठीक है, personification भी यहां पर हो सकती है। पिछली दफा भी 9th क्लास में फेडरल बोर्ड ने इस तरह के ऑप्शन देकर बच्चों का वक्त और उनका जो अटेंशन है वो जाया किया था, तो इसलिए ऐसे ऑप्शन जो है एक जैसे होते हैं वो अवॉइड करने चाहिए इनको। तो यहां पर हमारा ऑब्जेक्टिव खत्म हो गया। आई होप सो आपको ये ऑब्जेक्टिव समझ आ गया होगा। तो अभी हम बढ़ते हैं सब्जेक्टिव पोर्शन की तरफ। तो सब्जेक्टिव पोर्शन में वो कहता है कि जी आपके पास 2 घंटे और 40 मिनट बाकी बचे हैं, क्योंकि 20 मिनट आपने ऊपर जाया कर लिए, और 60 नंबर मिलेंगे आपको 2 घंटे 40 मिनट लगाने के बाद पेपर के ऊपर। ठीक है, तो इसमें क्या है जी, आंसर द क्वेश्चन इन सेक्शन बी एंड सी एट द प्लेस स्पेसिफाइड फॉर इट देयरइन। अच्छा, आपको वहां पर इस शीट के ऊपर स्पेसिफिक स्पेस दी जाती है हर क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो यू पीपल आर सपोज टू सॉल्व द क्वेश्चन ऑन द प्लेस दैट इज गिवन ऑन योर पेपर। ओके, तो उसको आपने इस ई शीट के अंदर अंदर ही सॉल्व करना है। राइट योर आंसर्स नीटली एंड लीजिबली। आपने अपना आंसर ठीक लिखना है और नीट लिखना है, साफ सुथरा लिखना है, कटिंग नहीं करनी, गंद नहीं मारना, वहां पे गंदी राइटिंग बिल्कुल नहीं करनी। सेक्शन बी में है जी, वो कहते हैं रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर ऑल द क्वेश्चन अपेंडेड टू इट। क्वेश्चन नंबर 1 अबाउट समरी राइटिंग कैरी 6 मार्क्स। 6 नंबर का ये क्वेश्चन होता है, while रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस कैरी 3 मार्क्स। बाकी सबके 3-3 नंबर होते हैं। 6 और प्लस 3 4 बार 12 हो जाएंगे। 12 प्लस 6 18 आपके टोटल नंबर जो है वो कॉम्प्रिहेंशन के। ठीक है, अब इसको पढ़ना का कोई फायदा नहीं है क्योंकि ये आपका यूनिट नंबर 9 है। आई होप सो लिटिल वॉक्स समथिंग इसका टाइटल है, तो वो पंजाब की जो बुक है उसके ऊपर। ठीक है, तो आपने इसको एक दफा रीड कर लेना है। तो मैं इसके डायरेक्ट आंसर डिस्कस करूंगा आपके साथ। समराइज द गिवन पैसेज आल्सो सजेस्ट अ सूटेबल टाइटल टू इट। इसको एक अच्छा सा टाइटल देना है 1 नंबर के लिए और 5। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन है समरी राइटिंग से रिलेटेड, इसको देखते हैं। समरी राइटिंग में द पैसेज इज अबाउट द राइटर्स एकेडमिक एंड एक्स्ट्रा करिकुलर अचीवमेंट्स। तो ये पैसेज जो है बड़ा पर्सनलाइज्ड है, उसी राइटर अपनी ही कहानी बताता जा रहा है आपको सारी स्टोरी में। तो इसके अंदर एज वेल एज देयर वर्क एक्सपीरियंस, और उसके काम का एक्सपीरियंस है। द राइटर रिफ्लेक्ट्स ऑन देयर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एंड हाउ दीज एक्सपीरियंसेस हैव प्रिपेयर्ड देम फॉर कॉलेज एंड बियॉन्ड। ठीक है,
तो ये सारे का सारा सेंटर्ड है, तो ये एक मुख्तसर चीज की समरी बनती है, क्योंकि इसमें ज्यादा उसने एग्जांपल ऐड की हुई है। माय जर्नी ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इसका टाइटल दे सकते हैं, राइटर्स जर्नी कह सकते हैं, राइटर्स ग्रोथ कह सकते हैं, राइटर्स एक्सपीरियंस कह सकते हैं। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट आर राइटर्स अचीवमेंट एज अ स्टूडेंट। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन हमारे पास है, व्हाट आर राइटर्स अचीवमेंट एज अ स्टूडेंट। मैं और वाले भी डिस्कस किए हैं, सारे मैंने डिस्कस किए हुए हैं। द राइटर अचीवमेंट एज अ स्टूडेंट इंक्लूड बीइंग द सेक्रेटरी ऑफ द रीडिंग क्लब, रिसीविंग अवार्ड्स इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, ज्योग्राफी एंड एडवांस अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, रिसीविंग एन अवार्ड फॉर मोस्ट इनकरेजिंग स्टूडेंट। ठीक है, ये सारे के सारे उसके थे। उसके बाद है दूसरा जी, आर के बाद वाला क्वेश्चन है, हाउ हैज द राइटर गॉट टेस्ट ऑफ रियल वर्ल्ड। The writer got a taste of real world through their work experiences, including summer jobs at the English Language Center, McDonald's and DK Academy. इन जगहों पे उसने जिंदगी का असली टेस्ट चखा है। What was writer's purpose of doing summer jobs? गर्मियों में जो जॉब्स की उसका क्या पर्पस था? The writer's purpose of doing summer jobs was to gain an understanding of independence and responsibility and to support themselves financially while in boarding school. तो उसका जो मेन पर्पस था, अपने आप को फाइनेंशियली सपोर्ट करना था और रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाना था, इंडिपेंडेंट होना उसका मेन मकसद था। How has the writer spent his summer vacation? The writer spent his their summer vacation. तो में यहाँ पे his आएगा, his summer vacation working at various jobs including the English Language Center, McDonald's and DK Academy. What was the writer gained from summer job experience? The writer gained mental and financial preparation, maturity and responsibility from their summer job experiences. उसके बाद लास्ट है जी, give the synonyms of the words that are underlined in the passage। वो easy word है। सबसे पहला mature, grown up को बोलते हैं, adult को बोलते हैं ripe या developed इंसान। बोर्डिंग रेजिडेंशियल होता है, इंस्टीट्यूशनल होता है, लॉजिंग होता है। उसके अंदर बोर्डिंग ऐसा जहां पे स्टूडेंट को रखा जाता है। एक्सेल सक्सीड को कहते हैं, थ्राइव को कहते हैं, प्रॉस्पर को कहते हैं, शाइन को कहते हैं। ठीक है, उसके बाद वो कहते हैं गिव द एंटोनिम्स। या तो सिनोनिम्स लिखने थे या आपने एंटोनिम्स लिखने थे। लास्ट क्वेश्चन ये वाला 5 नंबर वाला। तो एंटोनिम्स है जी, मिच्योर इमेच्योर हो जाएगा, यंग इनएक्सपीरियंस्ड कह ले, बोर्डिंग डे स्कूल, नॉन रेजिडेंशियल होम बेस्ड, एक्सेल करना, फेल, स्ट्रगल, डिक्लाइन, अंडर परफॉर्म। ठीक हो गया। उसके बाद है जी क्वेश्चन नंबर 3 है आपके पास, दैट इज रिलेटेड टू पैराफ्रेजिंग। तो वंस और ट्वाइस दो यू शुड फेल, ट्राई अगेन। ये आपकी 3 नंबर पोम है 3 के 4 नंबर। ट्राई अगेन ये भी पिंडी बोर्ड से ही पंजाब की बुक जो फेडरल ने लगवाई है उसी से ली गई है। तो इसकी पैराफ्रेजिंग है, इफ यू फेल वंस और ट्वाइस डोंट गिव अप, कीप ट्राइंग एंड इवेंचुअली यू शैल सक्सीड। इट्स नॉट शेमफुल टू स्ट्राइव फॉर समथिंग एंड नॉट विन, इंस्टेड यूज फेलियर एज एन अपॉर्चुनिटी टू ट्राई अगेन। ठीक है, तो यही सारा उस पोएट्री के अंदर डिस्कस हुआ है। सेकंड स्टैंजा है जी, देयर वर काउंटलेस स्टार्स। ये डैफोडिल से लिया हुआ है सेकंड स्टैंजा, अगर आप देखना चाहें तो ये वाला कंटिन्यूस एज अ स्टार दैट शाइन, डैफोडिल्स का है ये। ठीक है, लेकिन 10th के मॉडल पेपर में दिया है। इट मींस कि पुरानी पोएट्री रिपीट हो सकती है। देयर वर काउंटलेस स्टार्स शाइनिंग एंड ट्विंकलिंग अलोंग द एज ऑफ अ बे, forming a never-ending line at a single glance. I saw 10,000 of them moving their heads in a lively dance. ठीक हो गया, बहुत अच्छा डांस करते हुए वो अपने सरों को हिला रहे थे। नेक्स्ट है जी, रीड द स्टेंजा, रीड द फॉलोइंग स्टेंजा केयरफुली एंड आंसर क्वेश्चन अपेंडेड टू इट। द विंड इज नाउ, ये आपकी वो जो है पीस वाली पोम है। ठीक है, उसके बारे में है। तो 2 क्वेश्चन क्या है जी, गिव 2 एग्जांपल ऑफ विजुअल इमेजरी फ्रॉम द गिवन स्टैंजा। बहुत इमेजरी की एग्जांपल है इसके अंदर काफी। विद व्हाट द विंड इज कंपेयर्ड, व्हाट डज इट द विंड डू। ठीक है, तो इसके आंसर जरा देखते हैं। 2 एग्जांपल ऑफ विजुअल इमेजरी फ्रॉम द गिवन स्टैंजास आर wrecking all men's work from the valleys, broken flying। ठीक है, these images create vivid pictures। ठीक है, उसके बाद है with what the wind is compared to a roaring smashing monster। ठीक है, of destruction।
The wind destroys human creations, sweeping them away from the valleys and sending them valleys and spinning and broken through the air. तो उनको तोड़ रही है और उसको स्वीप कर रही है और इंसान की हुई कामों को डिस्ट्रॉय कर रही है. सेकंड स्टैंजा जी इसका ऑप्शन में आपके पास इन स्पाइट ऑफ वार इन स्पाइट ऑफ डेथ, ये केपी के बोर्ड की जो है पोइट्री है, वहां से लिया गया है इसको. तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द थिंग्स दैट फ्लोरिश डिस्पाइट द डैमेजेस ऑफ वार. कौन सी चीज है जो फ्लोरिश कर रही है डैमेज के बावजूद. एलैबोरेट द इम्प्लाइड मैसेज ऑफ द स्टैंजा, और मैसेज क्या देना चाहता है राइटर. तो व्हाट आर द थिंग्स दैट फ्लोरिश डिस्पाइट द डैमेज ऑफ द वार आर लिलैक्स ब्लूमिंग एट द स्पीकर्स गेट. फूल, लिलैक्स के फूल खिल रहे हैं. ट्यूलिप्स ट्रिपिंग डाउन द पाथ, उसी तरह ट्यूलिप के फूल भी गिर रहे हैं. दीज इमेजेस सिंबलाइजेस होप, ब्यूटी एंड रेजिलियंस इन द फेस ऑफ एडवर्सिटी. ठीक है, तो ये दो चीजें जो है वैसी की वैसी है. Elaborate the implied message of the stanza. The implied message of the stanza is that even in the midst of the war, death and suffering, there is still beauty and joy to be found. The speaker's inner spirit remains unbroken and they feel compelled to praise and celebrate the beauty of nature which continues to thrive despite of the devastation around them. यहां तक ये काफी होगा, आगे भी लिखना चाहे तो आप इसको लिख सकते हैं. उसके बाद है जी आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट है जी फिल इन द ब्लैंक्स विद अप्रोप्रिएट मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स एज पर डायरेक्शन गिवन इन द ब्रैकेट्स. तो कोई से 4 करने हैं आपने, तो मैंने सारे कर दिए हैं. फर्स्ट वाला माई ग्रैंडफादर इज 85 बट ही कैन स्टिल, एबिलिटी मैंने बता दी, कैन आएगा. मे आई कम विद, ये परमिशन है, मे से भी हो सकता है, कैन से भी हो सकता है. यहां पर यू हेल्प मी विद द हाउस वर्क प्लीज, पोलाइट रिक्वेस्ट करनी है आपने, कैन भी लगा सकते हैं. कैन यू हेल्प मी विद द, वुड यू हेल्प मी, कुड यू हेल्प मी, विल यू हेल्प मी. ओके, तो ये सारे के सारे यहां पे आ सकते हैं, कोई भी एक आ सकता है. देयर वॉज अ टाइम व्हेन आई कुड स्टे अप वेरी लेट, तो एक टाइम था जब मैं रहा करता था. ठीक है, पास्ट एबिलिटी बतानी थी आपने, कुड के साथ बताएंगे. यू मस्ट यार शुड नॉट लूज एनी मोर वेट, यू आर ऑलरेडी स्लिम. मस्ट नॉट लूज या फिर यू शुड नॉट लूज, नेसेसिटी बतानी है. आवर कंट्री मे बिकम अ सुपर पावर बाय 2020 और कैन बिकम अ सुपर पावर बाय 2025, जो कि पॉसिबल नजर नहीं आ रहा. नेक्स्ट है जी री राइट द सेंटेंसेज विद द एडवर्ब फॉर्म ऑफ द अंडरलाइन वर्ब. तो ही इज सर्टन टू कम, ही इज सर्टनली टू कम, ही इज सर्टनली कम. ठीक है, टू नहीं आएगा, ही सर्टनली कम. ठीक है. हर ड्रेस वाज पुअर, हर ड्रेस वाज पुअरली मेड. ठीक है, मेड को मॉडिफाई कर रहा है. That he had made a mistake was evident. So that he had made a mistake was evidently clear. ठीक है, evident को कट करके evidently लगा देना. He treated me with scorn. He treated me scornfully. His action was wise. He is acting wisely. ठीक हो गया. तो नेक्स्ट है जी do as directed है हमारे पास. तो डू एज डायरेक्टेड में सबसे पहला है कोच सेड टू द प्लेयर्स ब्रावो यू हैव प्लेड वेल. चेंज इनटू इनडायरेक्ट, द कोच एक्सक्लेम्ड विद जॉय दैट द प्लेयर्स हैड प्लेड वेल. अगर आपको ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट समझने हैं तो इससे रिलेटेड मैंने एक डिटेल वीडियो अपलोड की हुई है, वो देख लें. ठीक है. एवरी मॉर्निंग ही हैज टू गो फॉर अ वॉक. डज ही हैव टू गो फॉर अ वॉक एवरी मॉर्निंग, इंट्रोगेटिव में चेंज करना था हमने इसको. ठीक है. नेक्स्ट है जी इट ग्रो स्लोली, तो नेगेटिव में करना है तो इट डज नॉट ग्रो स्लोली. प्लीज सिट डाउन, प्लीज सिट डाउन सेड द हेडमास्टर. द हेडमास्टर ऑर्डर्ड टू सिट डाउन. ठीक है. ही इज नेवर ऑन टाइम, चेंज इनटू अफर्मेटिव सेंटेंस. अफर्मेटिव सेंटेंस होता है पॉजिटिव सेंटेंस, तो ही इज ऑलवेज लेट, ये इसका पॉजिटिव हो जाएगा. ही इज ऑन टाइम, ये भी इसका पॉजिटिव हो जाएगा. ठीक है. उसके बाद आई सॉ एन ओल्ड बैगर ही वाज सिटिंग अंडर अ ट्री, चेंज इनटू अ सिंपल सेंटेंस. आई सॉ एन ओल्ड बैगर सिटिंग अंडर अ ट्री.
वाज बीच में से वर्ब जो है निकाल दिया और यहाँ पर हमने नॉन फाइनाइट वर्ब को ऐड कर लिया। उसके बाद है जी क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, राइट एन एप्लीकेशन फॉर द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ अ फर्म फॉर द पोस्ट ऑफ मैनेजर। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 5 सेक्शन सी हमारे पास स्टार्ट हो गया है। तो इसका फॉर्मेट होता है एग्जामिनेशन हॉल, सिटी एबीसी, डेट 13 Feb 2025। उसके बाद द मैनेजिंग डायरेक्टर जिसके नाम आप लिख रहे हैं, फर्म का जिक्र करना है, एबीसी लिख दें बस, सिटी भी एबीसी। ठीक है, सब्जेक्ट है एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ मैनेजर। आपने क्या लिखना है, सर आई एम राइटिंग टू एक्सप्रेस माई इंटरेस्ट इन द मैनेजिंग मैनेजर पोजीशन एट कंपनी। उनकी कंपनी का कोई भी नाम एबीसी हो सकता है, विद नंबर ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, कोई भी यहाँ पर ईयर ऑफ एक्सपीरियंस का नंबर आपने डाल देना है कि 5 साल 10 साल 15 साल का आपका एक्सपीरियंस है इन मैनेजमेंट एंड लीडरशिप। I am confident that I possesses the skills and expertise necessary to excel in this role. My background in industry has equipped me with a deep understanding. बाकी आपने ये एक दफा इसको रीड कर लेना है। ठीक है, रीडिंग पे ऐसे वक्त जाया होगा तो सारे के सारा। और लास्ट पे फॉर्मेट में थैंक यू फॉर कंसिडरेशन कंसीडरिंग माई एप्लीकेशन, या थैंक फॉर द एक्ट ऑफ काइंडनेस लिख दें, या आई शैल बी ग्रेटफुल लिख दें, योर्स ट्रूली लिखना है आपने। ठीक है, और XYZ डाल देना। अच्छा, उसके बाद आपने रिज्यूमे अटैच करना है, क्योंकि इस जगह पर आपने जिक्र भी करना है कि आई एम गोइंग टू अटैच द रिज्यूमे। अब रिज्यूमे आपने अटैच करना है जिसके अंदर आपका नाम होगा, एड्रेस होगा, फोन नंबर और ईमेल होगा रिज्यूमे में। फिर ऑब्जेक्टिव होगा कि किस लिए आप वो रिज्यूमे लिख रहे हैं। ठीक है, फिर समरी थोड़ी सी डाल देनी है, लिख देना है कि कितने साल का एक्सपीरियंस है, ग्रोथ कितनी है, इंप्रूविंग एफिशिएंसी एंड लीडिंग हाई परफॉर्मिंग टीम्स है। तो ये सारे की सारी चीजें आपने लिखनी है। फिर प्रोफेशनल एक्सपीरियंस आपने 2-4 मेंशन करने हैं, और फिर आपने अपनी एजुकेशन मेंशन कर देनी है। और उसके बाद इसके ऑप्शन में दूसरा क्वेश्चन था ये वाला, राइट लेटर टू द एडिटर ऑफ अ न्यूज़पेपर अबाउट द इंक्रीजिंग नंबर ऑफ क्राइम्स। ठीक है, तो इसको जरा देख लेते हैं। राइट लेटर इंक्रीजिंग नंबर ऑफ क्राइम्स कमिटेड बाय टीनेजर, छोटे बच्चे गुनाह कर रहे हैं, क्राइम कर रहे हैं, जुल्म कर रहे हैं। ठीक है, मुजरमाना काम, ठीक है, जुर्म कर रहे हैं, सॉरी। अटेंशन ऑफ द कंसर्न्ड अथॉरिटी, कंसर्न्ड अथॉरिटी को आपने लिखना है, वो कोई भी हो सकता है। ठीक है, तो न्यूज़पेपर वाले की आपने रेमेडियल मेजरमेंट लेने के लिए तवज्जो दिलवानी है। फॉर्मेट इसका भी सेम, एग्जामिनेशन हॉल, सिटी एबीसी, डेट आ जाएगी, और द एडिटर कॉमा न्यूज़पेपर एबीसी कॉमा किसी भी न्यूज़पेपर का नाम यानी एबीसी। ठीक है, सिटी एबीसी, राइजिंग टीनेज क्राइम रेट, कॉल फॉर एक्शन। आप उससे उनसे एक्शन की कॉल के लिए आपने कहना है उनको। ठीक है, क्योंकि क्राइम बहुत बढ़ रहा है। ये सब्जेक्ट हो जाएगा। फिर सर आई एम राइटिंग टू एक्सप्रेस माई कंसर्न, ये सारे का सारा मैं स्क्रीन रोक रहा हूँ, एक दफा इसका स्क्रीनशॉट लेकर या फिर यहीं पे बैठे बैठे वीडियो को पॉज करके आपने इसको अच्छे से एक दफा रीड करना है कि किस तरह की लैंग्वेज मैंने इसमें इस्तेमाल की है। फिर लास्ट पे एक पैराग्राफ ऐड करना है आपने अथॉरिटीज का थैंक करने में। ठीक है, और लास्ट पे फिर इसके भी योर्स ट्रूली आएगा और XYZ आ जाएगा। फिर हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 7, ऐसे राइटिंग देखें जरा, सॉरी क्वेश्चन नंबर 6 है जो मैंने यहीं पे सॉल्व किया, पहले इसको देख लेते हैं। यूज द अप्रोप्रिएट ट्रांजिशनल डिवाइसेस फ्रॉम द लिस्ट बिलो टू फिल इन एनी 6 ब्लैंक्स। सबसे पहले ड्राइंग एज वेल एज अदर स्किल इज ऑल अबाउट टेकिंग द टाइम टू मास्टर ईच स्टेप। ठीक है, इन अदर वर्ड मास्टरिंग द आर्ट ऑफ ड्राइंग doesn't happen in a day. Furthermore, it is a skill that takes daily practice and dedication to improve your craft. ठीक है, तो यहाँ पे ऐड आता है, इसमें कोई वो पुट नहीं हो रही उसके ऊपर से। ठीक है, yet dedication, yet पुट हो सकता है यहाँ पर। ठीक है, although it is important not to burn yourself out, but you need to practice enough. Same as some people make an eager start, but not many can show enough patience. As a result, they quit without it before mastering it. ठीक है, तो ये कुछ आपकी ट्रांजिशनल डिवाइसेस इसमें आ जाएंगी। फिर आगे है, ऐसे लिखना है आपने इंपॉर्टेंस ऑफ इंग्लिश पे, रोल ऑफ मीडिया पे, बेनिफिट्स ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजी पे। तो
ऐसे लिखना है, ऐसे इसी तरह आपने लिखना है। सबसे पहले मैंने लिखा है इंपॉर्टेंस ऑफ इंग्लिश पे, आपने अपना टॉपिक सेंटेंस स्टार्ट करना है। इंग्लिश इज अ ग्लोबल लैंग्वेज दैट हैज बिकम एन एसेंशियल टूल फॉर कम्युनिकेशन in the modern world. It is the most widely spoken language in the world and it is the primary language used in international businesses, education, science and technology. ये आपका इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ है। फिर उसके बाद वन बाय वन आपने एक ये पैराग्राफ लिखा, ठीक है। इस कम से कम 300 वर्ड होना चाहिए आपका ये ऐसे। वहां पे 200 250 दिया होता है, लेकिन इसमें से आर्टिकल, प्रेपोजिशंस, आपके हेल्पिंग वर्ब और इसके अलावा आपके जो जिस चीजें कंजंक्शन वगैरह रिमूव हो जाते हैं उनको काउंट नहीं किया जाता, ठीक है। तो लास्ट पे आपने इसको कंक्लूड कर देना है। 3 से 4 पैराग्राफ में आपने इसको लिखना है। उसके बाद है जी द रोल ऑफ मीडिया। इसका भी आपने पहले पैराग्राफ में इंट्रो देना है, ठीक है, कि मीडिया होता क्या है। तो मीडिया प्लेज अ सिग्निफिकेंट रोल इन शेपिंग आवर सोसाइटी एंड इन्फ्लुएंसिंग आवर थॉट्स एंड बिहेवियर। मीडिया को डिफाइन किए बिना उस टॉपिक को डिफाइन करना है, ठीक है, पहले पैराग्राफ में। दूसरे पैराग्राफ में डेफिनेटली आप एविडेंस देंगे उसकी सपोर्ट में। पैराग्राफ के आइडियाज यूनिक होने चाहिए, कोहेरेंस होनी चाहिए उनके अंदर, यानी एक पैराग्राफ दूसरे पैराग्राफ से रेलिवेंट होना चाहिए। उसके बाद है जी द मीडिया आल्सो प्लेज अ सिग्निफिकेंट रोल इन शेपिंग आवर कल्चर एंड वैल्यूज, ठीक है। तो कल्चर यहाँ पे ये टॉपिक सेंटेंस है। अब अगली सारी की सारी लाइंस इसी को सपोर्ट कर रही हैं, ठीक है। इट प्रोवाइड्स अस विद एंटरटेनमेंट सच एज मूवीज, म्यूजिक एंड टेलीविजन। ये सारे का सारा कल्चर का पार्ट होता है किसी भी मुल्क के। एक्ट बिहेवियर उनके कल्चर का पार्ट है। जस्टिस, सोशल पॉलिटिकल कंजर्वेशन सारी की सारी चीजें। उसके बाद नेक्स्ट पैराग्राफ और फिर हमारे पास आ जाएगा फाइनल पैराग्राफ इसके अंदर। उसके बाद ये लास्ट ऐसे है, मैं सारा रीड नहीं कर रहा क्योंकि वक्त कीमती है तो उसको बचाना चाहिए, आई होप सो। तो आपने इसको एक दफा रीड लाजमी कर लेना है। बेनिफिट ऑफ टेक्नोलॉजी, या आपने पास से लिखना होता है वहां पर, लेकिन एक दफा पढ़ लेंगे आप तो बेहतर होगा आप लोगों के लिए। टेक्नोलॉजी हैज रिवोल्यूशनलाइज्ड द वे वी लिव, वर्क एंड कम्युनिकेट. It has brought numerous benefit to our lives and it continues to shape our mind in many ways, ठीक है। तो आगे अगला पैराग्राफ है वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट बेनिफिट। अब वन बाय वन आपने बेनिफिट करना है। कम्युनिकेशन है इसका एक बेनिफिट, ठीक है। फिर हेल्थ केयर आउटकम है। जब भी आपने टॉपिक स्टार्ट करना है नए पैराग्राफ से स्टार्ट करना है। फिर टेक्नोलॉजी क्या करती है, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करती है। टॉपिक सेंटेंस देखते जाएं, ठीक है। फिर टेक्नोलॉजी के कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं, यानी कि इसके डिसएडवांटेजेस भी हैं। इस पैराग्राफ में वो डिस्कस किया। लास्ट पे फिर इसका भी हमने कंक्लूजन कर दिया। आई होप सो कि आपको पूरे का पूरा सोल्यूशन जो है पेपर का समझ आ गया होगा। बट इफ यू हैव एनी फर्दर क्वेश्चन यू कैन कॉमेंट और यू कैन ड्रॉप अ टेक्स्ट टू मी ऑन द नंबर गिवन ऑन द स्क्रीन। सामने आपको एक नंबर नजर आ रहा है और डिस्क्रिप्शन में भी यही नंबर दिया हुआ है। आपने एक टेक्स्ट ड्रॉप करना है और इंशाल्लाह आपके सारे क्वेश्चन जो होंगे स्पेसिफिकली जो आप इंडिविजुअली मुझसे पूछना चाहते हैं, आई विल गिव यू द आंसर। अल्लाह हाफिज।